बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और क्या इसकी कार्यप्रणाली है। इससे पूर्व की क्लास में हमने भारतीय संविधान सभा एक परिचय को जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था कि संविधान सभा से क्या तात्पर्य है, इसका उदय कैसे हुआ और कैसे भारत की संविधान सभा का विकास हुआ। तो पूर्व में भी जिक्र किया था कैबिनेट मिशन योजना का, और बच्चों आपको बताया था कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार करके इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और कैबिनेट मिशन की योजना के अनुरूप संविधान सभा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुनी गई, क्योंकि योजना में यही बात कही थी कि व्यवहारिक उपाय भी यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हो। संविधान सभा का जो गठन था और जो निर्माण की योजना थी, विद्वानों द्वारा इसमें कुछ दोष भी बताए गए, लेकिन जो उस समय की परिस्थितियां थी उसमें इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। योजना का एक प्रमुख गुण यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अतः कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गई और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीज देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा में निर्बल स्थिति के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध भी किया था और एक अलग संविधान सभा की मांग की थी। अन्य छोटे दलों ने भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप ही जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुए थे। चुनाव में 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई, 73 मुस्लिम लीग को और एक सीट अन्य जो दल थे उनका प्रतिनिधित्व था। तो मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी वह कमजोर थी और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इसका बहिष्कार करते हुए इसमें सम्मिलित नहीं हुए और लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयास किए कि लीग अपनी हठधर्मिता छोड़ दे और संविधान सभा में सहयोग करे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण सदस्यों का योगदान रहा है और संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दूसरा जो चरण था वह 3 जून 1947 की विभाजन योजना थी और तीसरा चरण जो था, देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय पर आए
अलग अलग समय पर उसमें वो शामिल हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुए। संविधान के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती दुर्गाबाई जैसी विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर बहुत प्रयोग नहीं कर पाते थे क्योंकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवादी था। पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हुए बात करते थे और कुल मिला के इन सभी का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान संविधान के निर्माण में रहा है। कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा यथाशीघ्र संविधान निर्माण का कार्य करे। नेहरू ने कांग्रेस की ओर से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की और इस समिति ने संविधान सभा के कार्य संचालन की आवश्यक प्रक्रिया तय की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पूर्व में भी मैं बता चुकी हूँ आपको बच्चों, अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करना था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की इच्छा व्यक्त की गई। साथ ही कहा गया कि प्रभुसत्ता जनता के हाथों में होगी और भारतीयों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव पर लगभग 8 दिन विचार विमर्श हुआ और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया। इसके अतिरिक्त भी कुछ समितियां थी। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति। तो भारत का संविधान जो है वह एक, हम जानते हैं बच्चों, लिखित संविधान है जिसे संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को भी नियुक्त किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण और फिर संविधान का प्रारूप तैयार कर विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य करना तय हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में रहा है। संविधान पे जो 3 वाचन हुए थे और प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। 1948 में ही प्रारूप संविधान पर विचार प्रारंभ हुआ। पहला वाचन हुआ, फिर दूसरा वाचन हुआ, फिर तीसरा वाचन जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान की 3 प्रतियां सभा पटल पर रखी गई। सदस्यों ने इन पर हस्ताक्षर किए और उसके पश्चात राष्ट्रगान और वंदे मातरम के गान के साथ
सभा का संविधान सभा के रूप में समापन हुआ। 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के अंतिम जो रूप था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा महत्वपूर्ण योगदान इसमें संविधान निर्माताओं का रहा है और एक गहन विद्वतापूर्ण विचार विमर्श के पश्चात भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और देश के भावी भविष्य की दिशा तय करते हुए भारत के संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा की जो स्थिति है और जो संगठन है, जो कार्य प्रक्रिया है, उसके संबंध में विद्वानों द्वारा कुछ आलोचनाएं भी की गई है। क्या संविधान सभा को प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए? आलोचक मानते थे कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में आई थी, इसलिए यह ब्रिटिश संसद की सत्ता के अधीन थी और जो संविधान बनेगा वह ब्रिटिश संसद के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसके सदस्यों ने इसे अस्वीकार करते हुए संविधान सभा की संप्रभुता पर बल दिया और 15 अगस्त 1947 के बाद कैबिनेट मिशन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो गए थे और संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी। दूसरी जो प्रश्न उठता है, आलोचना की जाती है कि क्या संविधान सभा को एक प्रतिनिधि संस्था माना जाए? क्योंकि संविधान सभा का निर्माण अप्रत्यक्ष था और इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की थी, तो कुछ आलोचक इसे प्रतिनिधि संस्था नहीं मानते थे, लेकिन वास्तव में इसे यथासंभव प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की गई थी। इसमें उच्च नेता, प्रशासनिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल थे, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरा जो पक्ष उठता है कि क्या संविधान सभा को जन समर्थन प्राप्त है? संविधान सभा को जन समर्थन प्राप्त नहीं था, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन संभव नहीं था। संविधान पर प्रत्यक्ष रूप से अगर समर्थन प्राप्त करना था तो यह एक लंबी और व्यय साध्य प्रक्रिया थी, जिसे तत्कालीन परिस्थितियों में लागू करना संभव नहीं था। इस तरह की आलोचना में इसलिए कोई सार नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक कारणों से ही जनमत संग्रह नहीं कराया गया था, और अगर जनमत संग्रह करवाया भी जाता तो उससे संविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में किसानों व मजदूरों को प्रतिनिधित्व नहीं था, यह तो वकीलों द्वारा बनाया गया संविधान है। लेकिन यह आलोचना भी निराधार है, क्योंकि संविधान एक कानून होता है जिसमें वकीलों की ही मदद आवश्यक होती है। संविधान के निर्माण में जो जानकार लोग हैं, कानून की जो जानकारी रखते हैं, वे ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सामान्य मजदूर और किसान वर्ग संवैधानिक कानून की सूक्ष्मताओं को आसानी से नहीं समझ सकता। संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपने विचार रखे हैं कि संविधान की प्रत्येक धारा पर खुलकर विचार हुआ और संविधान निर्माण से संबंधित जो समितियां थी उसमें विभिन्न हितों व वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया।
बैठकों के अंतर्गत अस्वीकार प्रस्तावों के कारण बताए गए, जिससे कोई सदस्य यह अनुभव न करे कि उसके प्रस्ताव का अनादर हुआ है। इसलिए जो निर्णय लिए गए थे वह सहमति से लिए गए थे। इसी तरह से समायोजन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया था। संविधान निर्माण में व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया था, जैसे संघात्मक और एकात्मक शासन के बीच में समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई थी। परिवर्तन के साथ चयन की बात भी ऑस्टिन ने की कि संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से सोच विचार कर जो आवश्यक था, जो भारत के अनुकूल था, उसे ग्रहण किया, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उसे ढालने का पूरा प्रयास किया। इसलिए संविधान निर्माण की इसे एक श्रेष्ठ प्रक्रिया माना जाता है और भारत के संविधान का एक विशेष गुण माना जाता है। इस प्रकार भारत का जो संविधान है उसके निर्माण का दृष्टिकोण न केवल व्यवहारिक है, बल्कि निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ प्रक्रिया को संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाया गया था।